हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि है दोस्त मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमारा पांचवा टॉपिक है जो कि है दोस्त मौर्य वंश मौर्य काल से संबंधित ये टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 4 टॉपिक को कवर करवा रखा है जो कि है दोस्त पहला आप लोगों का सिंधु घाटी की सभ्यता एंड सेकेंड है वैदिक सभ्यता, थर्ड आप लोगों का है था बौद्ध धर्म एंड फोर्थ टॉपिक था जैन धर्म। ये चारों टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है। ये सारे टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं यूपी पेट सिलेबस 2022 के अनुसार ही सारे टॉपिक को कवर करवाए जा रहे हैं। तो दोस्त आप लोग इन सारी वीडियो को इन सारे टॉपिक को दोस्त स्टेप बाय स्टेप आप लोग कवर करते चलिए और उसको देखते हुए चलिए और उसको एकदम से उसका रिवीजन करते हुए चलिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगाते चलिए। ठीक है, जिससे आप लोगों का जो यूपी पेट 2022 एक तो आप लोगों का टाइम मिल गया है। ठीक है, यूपी पेट 2022 का जो 18 सितंबर में होने वाला था पेपर वो टल गया, पोस्टपोन हो गया, वो चल गया है। आप लोगों का अक्टूबर में होगा, 16-17 ऐसे ही डेट पड़ा है। ठीक है, आप लोगों के पास टोटल मिला के 2.5 महीने का टाइम आप लोगों के पास है, जिसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस के अनुसार ही सारी चीज़ आप लोगों को आप लोग आसानी से उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ केवल यूपी पेट के एग्ज़ाम में ही केवल आप लोगों को नहीं मदद करेगा। आप लोगों को यूपी ट्रिपल से संबंधित कोई भी वैकेंसी कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए आप लोगों को ये सारे टॉपिक ये सारी वीडियो जो टॉपिक वाइज पढ़ाई जा रही हैं उसमें आप लोगों को मदद करेगा। क्योंकि दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी यूपी ट्रिपल के आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन पर बेस्ड ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, सारे टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे जितनी भी आने वाली क्वेश्चन है उसकी संभावनाएं जो बन रही हैं वो भी सारे इन सारी टॉपिक इन सारी वीडियो में आप लोगों को कवर मिलेगा। ओके, तो इसलिए दोस्त वीडियो को जो भी है जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को आप लोग पूरा देखा करिए। ठीक है, जो आज मेरा ये वीडियो है मौर्य काल से संबंधित है दोस्त, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो और थोड़ा व्यू बढ़ाइए। ओके, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी यूपी पेट का फॉर्म डाले हुए हैं, जिनको एग्जाम देना है आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में, उनके पास भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्त मौर्य वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्त ये हमारा 5वां टॉपिक है जो कि है दोस्त मौर्य वंश मौर्य काल, जिसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, उसके बाद से अशोक के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी को माना जाता है। चंद्रगुप्त, यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सही नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मैनेज करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जी को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी दोस्त आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का जो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, यहाँ पर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किए थे। ये कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद से किसकी सहायता से, अगर मैं बात करूँ किसकी सहायता से, तो ये चाणक्य कौटिल्य, मतलब कि यहाँ पर चाणक्य जो थे, चाणक्य इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इन्हीं की सहायता से जो है दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था। कश्मीर के राजा प्रवर्तक जो थे इनकी सहायता से, कश्मीर के राजा प्रवर्तक की से इन्होंने सहायता लिया था और चाणक्य जो थे यहाँ पर इनके जो गुरु थे कौटिल्य, उनकी सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को ये पराजित करके मौर्य वंश की जो है स्थापना कर दिए। ओके, अगर मैं बात करूं दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य जी का 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म की दीक्षा मतलब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जी को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं बता दूँ दोस्त, एक इनके गुरु थे जैनी गुरु थे जिनका नाम था दोस्त भद्रबाहु। क्या नाम था? एक मिनट, यहाँ पर इनका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, ये जैनी गुरु थे एक, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जी को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है इनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम तो वैसे चाणक्य था, जो कि इनके प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। इनके ऐसा क्वेश्चन बना है कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जी के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य कौटिल्य आप लोग टिक करके आओगे। ओके, और ये चाणक्य कौटिल्य जो है दोस्त अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखा गया है चाणक्य कौटिल्य के ही द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अर्थशास्त्र में किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बोला गया है, मतलब किस चीज़ का वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में, तो इसमें राजनीति संबंधित जो है सारी चीज़ें कही गई हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका जो है शासनकाल रहा है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य जी का। ओके,
उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त मेगास्थनीज, यहाँ पर मेगास्थनीज जी आते हैं। मेगास्थनीज जो हैं ये सेल्यूकस का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था, मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था और यहीं पर रह रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में ही ये रहता था। कौन? मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज किसका जो है राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, स्क्रीन थोड़ा, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जी का सेल्यूकस निकेटर से जो युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में इन्होंने ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो है सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार गया था। उसके बाद से हारने के बाद ये अपनी जो पुत्री कार्नेलिया थी, कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य जी से करवा दिया था। ठीक है, जब हार गया तो क्या करेगा, अब किसी न किसी को तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने खड़ा करना ही पड़ेगा ताकि वो मारे ना। तो इसलिए इसने क्या किया, अपनी पुत्री को ही चंद्रगुप्त मौर्य के सामने खड़ा कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य जी इनकी पुत्री कार्नेलिया से शादी कर लिए। ठीक है, और उस शादी करने के बाद युद्ध संधि शर्तों के अनुसार ये युद्ध में जो है संधि हुई थी, उसके बाद से युद्ध में संधि हो गई थी और वहीं पर युद्ध विराम हो गया था। ठीक है, अब संधि में जो संधि में शर्त रखा गया था, उस शर्त के अनुसार जो है जो ये सेल्यूकस निकेटर था वो चार प्रांत कौन कौन से थे? एक था काबुल और दूसरा था कंधार और तीसरा था आप लोगों का हेरात और चौथा था मकरान। ठीक है, मकरान। ये चार प्रांत जो थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चार प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी को दहेज के रूप में दे दिए थे। कौन? दहेज, हाँ दहेज ही मान सकते हो, क्योंकि पुत्री कार्नेलिया इन्हीं की थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुत्री कार्नेलिया की ही चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करवाई थी। तो ये चार प्रांत जो थे ये आप लोगों को मैंने जो बताया, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य जी को इन्होंने दे दिया था, सौंप दिया था। ओके, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त, आप लोगों का जो चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुआ था? तो उपवास के दौरान ये जो है उपवास थे। तो एक चीज़ और, मौर्य काल में एक प्रथा चलता था, संलेखना प्रथा। ठीक है, संलेखना प्रथा, इसमें क्या था, व्यक्ति जो है वो उपवास मतलब जब मरने वाला रहता था, ये मतलब कि उपवास रहता था, तब तक उपवास रहता था जब तक कि उसके शरीर से प्राण न निकल जाए, उसी को संलेखना प्रथा कहा जाता था। संलेखना प्रथा के दौरान जो है, उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य जी का 298 ईसा पूर्व में। ओके, और कहाँ पर हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मृत्यु इनका कहाँ पर हुआ था? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्त श्रवणबेलगोला में हुआ था, जो कि दोस्त कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त, इनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के से रिलेटेड, उनके जन्म और जीवनी से रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नोट्स दिया गया है यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम में कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर फर्स्ट है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक जो है पुस्तक की यहाँ पर रचना की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से ही रिलेटेड सारी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद से मेगास्थनीज जो कि दोस्त हमने बताया आप लोगों का सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि दोस्त आप लोगों की चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में रहता था। इसने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, विशाखा दत्त वाला और कौटिल्य से भी रिलेटेड। ये तीनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो तीसरे थे चंद्रगुप्त मौर्य जी के जो गुरु थे कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था, जिसमें राजनीति संबंधित सारी बातें लिखी गई थी। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो सेल्यूकस निकेटर हैं, ठीक है, ये जो है 305, यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उसके बाद से ये इसने क्या किया था, अपनी पुत्री कार्नेलिया की जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य जी से ही करवा दिया था। ठीक है, और उसमें कुछ संधि हो गई थी युद्ध में। जब संधि हुआ तो संधि के शर्त के अनुसार यहाँ पर चार प्रांत जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने दिया, काबुल, हेरात, कांधार और मकरान। ठीक है, ये चार प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी को सौंप दिया गया था। उसके बाद से जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य था, एक विद्वान है जिसका नाम है प्लूकार्ट। ठीक है, प्लूकार्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैं इसको बता देना चाहता हूँ। एक विद्वान है जिसका नाम है प्लूकार्ट। ठीक
ठीक है। इसके कथनानुसार चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे वो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है उपहार स्वरूप जो है इन्होंने दान कर दिया था। जब इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य जी से करवा दिया, उसके बाद से जो है यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने ये 4 प्रांत काबुल, हेरात, कांधार और मकरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी को जब सौंप दिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे कहें कि दहेज के रूप में तो मैंने बहुत कुछ ले लिया इनसे, इनकी लड़की भी ले ली, उसके बाद से इनको हरा भी दिया, अब इनको भी कुछ देना चाहिए, ठीक है, ऐसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने इनको 500 हाथी जो है उपहार स्वरूप दे दिए, किसको, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में बनी हुई हैं दोस्त। आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर विश्वास न हो, आप लोग UPSSC की कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो तो उन सारे अगर पेपर को आप लोग देखोगे, उसमें क्वेश्चन को देखोगे, मौर्य वंश से संबंधित ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे फैक्ट को, सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हो सके तो नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आप लोगों को आगे चल के रिवीजन करने में आसानी हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जी से जो भी जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फैक्ट बन सकते थे, वो सारे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बिंदुसार जी आते हैं। बिंदुसार कौन थे, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य जी के ही उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार इनका जो समय काल रहा है दोस्त 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका समय काल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर इनकी मृत्यु जब हुई थी 298 ईसा पूर्व में ही इनकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य जी का। उसके बाद से इनके पुत्र जो इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए बिंदुसार। अब 298 ईसा पूर्व, कोई ना कोई तो चाहिए राज्य चलाने के लिए ना, तो यहाँ पर बिंदुसार जी आए। इनका जो शासनकाल रहा वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका जो है कार्यकाल रहा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त मगध की राजगद्दी पर ये कब बैठे थे, तो 298 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है, मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। ओके, उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी यही हुए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए, बिंदुसार। उसके बाद से बिंदुसार का एक अन्य नाम भी था, जिसका जो कि है दोस्त अमित्रघात मीन्स क्या होता है, शत्रु विनाशक होता है। क्या होता है, शत्रु विनाशक। अमित्रघात मतलब क्या होता है, शत्रु विनाशक। ऐसा क्वेश्चन भी बना है आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन, यहाँ पर बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ऐसा भी क्वेश्चन बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त इनका और कुछ नाम जो है कई पुराणों में इनका और भी कई सारे नाम लिए गए हैं, तो उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर दोस्त बिंदुसार का जो है वायु पुराण की अगर मैं बात करूँ, वायु पुराण में इनको भद्रसार भी कहा गया है और वारिशार भी कहा गया है, ठीक है। भद्रसार और वारिशार के नाम से इनको जाना गया है। किस पुराण में, वायु पुराण में ऐसा कहा गया है कि इनका नाम भद्रसार और वारिशार भी है। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ ये दोस्त जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन भी कहा गया है। जैन ग्रंथ में अगर मैं बात करूँ इनका नाम सिंहसेन भी पड़ा है। सिंहसेन नाम जो है बिंदुसार को किस ग्रंथ में वर्णित है, तो यहाँ पर जैन ग्रंथ में सिंहसेन इनको कहा गया है, किसको, बिंदुसार को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त, ये 16 राज्यों के विजेता थे। कौन, 16 राज्यों के विजेता थे ये बिंदुसार, ठीक है। ऐसा माना जाता है किसके द्वारा, तारानाथ एक विद्वान थे, उनके अनुसार जो है ये 16 राज्यों के विजेता थे। कौन, बिंदुसार। ओके, उसके बाद से नोट्स यहाँ पर दिया गया है, नोट्स को मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर दिया है सीरिया के शासक जो है एंटियोकस प्रथम जो है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम डायमेकस को कहाँ पर भेजा था, यहाँ पर बिंदुसार के दरबार में ही ये भेजे थे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर दोस्त सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने जो कि सीरिया का शासक था, इसने डायमेकस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था, ठीक है। तो एक चीज़ और पूछा जाता है दोस्त, ये डायमेकस जो था ये किसका उत्तराधिकारी था, तो ये उत्तराधिकारी था किसका, मेगास्थनीज का, जो कि दोस्त आप लोगों का सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, डायमेकस था। यही दोस्त आप लोगों के बिंदुसार के राज दरबार में गया, किसके द्वारा, एंटियोकस प्रथम के द्वारा, ठीक है। डायमेकस को भेजा किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सेकंड यहाँ पर दिया है मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलेडेल्फस ने डायोनोसियस को, ठीक है, डायोनोसियस को यहाँ पर बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था, ठीक है, डायोनोसियस को। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ओके, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त डायोनिशियस जो डायोनिशियस था जो कि दोस्त यहाँ पर टालमी द्वितीय फिलेडेल्फस के द्वारा यहाँ पर जो भेजा गया था डायोनिशियस को बिंदुसार के राज दरबार में, ये प्लिनी के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि ये डायोनिशियस ये चंद्रगुप्त मौर्य के भी राज दरबार में गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है प्लिनी के अनुसार। अगर यहाँ पर
वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टालमी द्वितीय ने फिलेडेल्फस को जो है फिलेडेल्फस को सॉरी, यहाँ पर जो टालमी द्वितीय फिलेडेल्फस था ये डायोनिशियस को कहाँ पर भेजा था? बिंदुसार के राज दरबार में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है तक्षशिला। एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का जो है वो है तक्षशिला। इसको जूम में कर लेता हूँ। यहाँ पर तक्षशिला जो है ये कहाँ पर है? तो सिंधु नदी एवं झेलम नदी के बीच जो है ये तक्षशिला है। यहीं पर दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोहों को दबाने के लिए जो है यहाँ पर बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम, पहले सुसीम को इसने भेजा था, उसके बाद से अशोक को भेजा था। सुसीम को जब भेजा था तो सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। उसके बाद से इसने अपने दूसरे पुत्र जो है अशोक को भेजा। ये जो है वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मार काट किया और इसके जाते ही वहाँ पर जो विद्रोह था वो शांत हो गया था, जिससे दोस्त बिंदुसार माना जाता है कि बिंदुसार अशोक से बहुत ही प्रभावित हुए थे। ठीक है, अशोक से बहुत ही प्रभावित हुए थे। ओके, उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर दोस्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती थी वो ग्राम को माना जाता था, जिसके मुखिया जो कहलाते थे वो कौन कहलाते थे? ग्रामिक कहलाते थे। कहाँ पर? मौर्य वंश में मगध में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना जाता था और जिसके मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। तो ये पॉइंट बनता है दोस्त क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो नेक्स्ट अब आप लोगों के आते हैं अशोक। ठीक है, बिंदुसार के बाद जैसे कि वहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने जो दो आप लोगों के पुत्र थे, ठीक है, बिंदुसार के दो पुत्र थे। कौन कौन यहाँ पर हमने देखा? यहाँ पर दो पुत्रों को देखा। एक तो सुसीम था, सुसीम उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। उसके बाद से इसने अपने दूसरे पुत्र को भेजा बिंदुसार ने, अशोक को। तो ये वहाँ पर जाते ही उन सारे विद्रोह को शांत कर दिया। ठीक है, इससे जो है बिंदुसार अशोक से बहुत ही प्रभावित हुए। उसके बाद से अशोक जो है मगध पर 273 से लेकर 232 तक, ठीक है, इसने शासन किया। ठीक है, मगध पर यही शासन किया। उसके बाद से यहाँ पर अशोक के बारे में दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद बिंदुसार के बाद अशोक जो है यहाँ पर मगध की राजगद्दी पर बैठा, जो कि जिसका शासनकाल है 273 से लेकर 232 तक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो ये अशोक था। सुसीम भी था, लेकिन सुसीम उतना जो है विद्रोह को दबाने में जो है सफल नहीं रहा, इसलिए जो है बिंदुसार ने अशोक को यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा दिया। ओके, तो बिंदुसार का पुत्र ही अशोक हुआ। उसके बाद से इसने राज्याभिषेक कब किया? तो यहाँ पर तो इसका शासनकाल 273 से 232 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। पहले ये अवंती का राज्यपाल था, अवंती जिसको उज्जैनी भी बोलते हैं, उज्जैन बोलते हैं, वहाँ का ये राज्यपाल था। कौन? अशोक। जब इसका राज्याभिषेक हुआ था उसके पहले जो है ये अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, वहाँ से बिंदुसार ने बुला के इसको वहाँ पर तक्षशिला में भेजा था विद्रोह को शांत करने के लिए। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के पहले अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अवंती दे देगा ऑप्शन में, या तो उज्जैन दे देगा, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, और उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर दोस्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को नेट्टूर और उद्गोलम भी कहा गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पुराणों में अशोक वर्धन नाम इनका मिला है। ठीक है, अशोक वर्धन, पुराणों में इनका नाम जो है अशोक वर्धन मिला है। और दीपवंश में अगर मैं बात करूँ, दीपवंश में तो इनका नाम करमोली मिला है। क्या मिला है? करमोली। ओके, अगर मैं बात करूँ दोस्त इनके माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला जो विद्वान था वो कौन था? तो वो था दोस्त जेम्स प्रिंसप। ऐसा क्वेश्चन बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम जो है विद्वान कौन था? वो था जेम्स प्रिंसप। ठीक है, और ये जो जेम्स प्रिंसप था दोस्त ये 1837 में सबसे पहले इसने ही अभिलेख को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने, अशोक के। ठीक है, तो ये सन भी पूछता है और इस विद्वान का नाम भी पूछता है कि मतलब अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला जो है विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसप था। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त कलिंग का आक्रमण कब हुआ था? तो कलिंग का आक्रमण जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में कलिंग का आक्रमण हुआ था, जिसके बाद से अशोक जो है भारी मारकाट करने के बाद यहाँ पर इसने अपना जो युद्ध करने का जो अहिंसा जो है उसको त्याग दिया था। हिंसा करना उसने बंद कर दिया था। यहीं से उसका जो हृदय परिवर्तन कहाँ से हुआ था? कलिंग के आक्रमण मतलब कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ 261 ईसा पूर्व में। ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्त
बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया? किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था? उपगुप्त, जो कि दोस्त एक खुद बौद्ध भिक्षु था, उपगुप्त, इसने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। ठीक है। कब कब जब यहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद कलिंग का जब युद्ध हुआ, जब इसका हृदय परिवर्तन हो गया, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो अब बौद्ध धर्म में इन्हें दीक्षा को किसने दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था, जो कि दोस्त बौद्ध भिक्षु था। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों 4 गुफाओं का निर्माण किया गया है, 4 गुफाओं का निर्माण किया गया है। एक मिनट। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अशोक ने जो है आजीविकों को रहने के लिए, मतलब अशोक था, उसके बाद से क्या किया उसने, आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। इसने 4 गुफाओं को निर्माण किया था आजीविकों को रहने के लिए। वो कौन कौन सी गुफाएं थे? तो पहला था कर्ज, दूसरा था चौपार, तीसरा था सुदामा एंड चौथा था विश्व झोपड़ी। ओके। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को 4 जो है यहाँ पर झोपड़ियों का निर्माण किया, किसने? अशोक ने, आजीविकों को रहने के लिए। ओके। तो यहाँ पर 4 गुफाएं थे, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो यहाँ पर कहाँ पर किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मतलब बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया अशोक ने, किसके लिए? आजीविकों को रहने हेतु, आजीविकों को रहने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अशोक के पुत्र जो थे वो थे दशरथ। अशोक के पुत्र दशरथ जो थे उन्होंने नागार्जुन गुफा का निर्माण किया आजीविकों को रहने के लिए। उसके बाद से 7वां जो स्तंभ लेख है यहाँ पर अशोक का 7वां जो स्तंभ लेख है वो आजीविकों के बारे में इसका वर्णन किया गया है 7वें स्तंभ लेख में। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर दिया है आजीवक जो संप्रदाय थे उसकी स्थापना किसने किया था? तो मक्खली गोशाल ने किया था। किसने किया था? मक्खली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। तो ये क्वेश्चन बना है तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मतलब आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो मक्खली गोशाल ने किया था। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त, जब इन्होंने 261 में जो कलिंग की युद्ध हुई थी उसमें जब इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद से उपगुप्त ने इनको दीक्षा दी बौद्ध धर्म की। उसके बाद से ये बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने लगे, बहुत भारी मात्रा में ये प्रचार प्रसार किए और कई सारे लोगों को इन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के कई सारे हिस्सों में भेजे भी थे और उसमें से अपने पुत्र और अपनी पुत्री को भी इन्होंने भेजा था। कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। ठीक है। कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त, भारत के में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक किसने किया? तो अशोक ने ही किया था। अशोक ने ही भारत में शिलालेख का जो है प्रचलन सर्वप्रथम किया था। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, जो इन्होंने शिलालेख जितने भी बनवाए उनकी जो लिपि थी, उनकी भाषा क्या थी, लिपि क्या थी? तो वो सारी जो है अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, ठीक है, वो सारे किस किस भाषा में थे? तो ब्राही लिपि में थी, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि में थे। ये 4 लिपि हैं जो कि दोस्त अशोक के अभिलेखों में वर्णित है, ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। अब मैं बात करूं अगर दोस्त ग्रीक और अरमाइक लिपि की, तो ये अफगानिस्तान से यहाँ पर अफगानिस्तान से जो है ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो है स्तंभ लेख, गुहा लेख ये सारे मिले। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ खरोष्ठी लिपि की, तो ये खरोष्ठी लिपि जो है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से इसके अभिलेख मिले खरोष्ठी लिपि की। उसके बाद से बचे कुछ जो थे वो ब्राही लिपि थे, वो भारत से मिले। ठीक है, ब्राही लिपि के जितने भी अभिलेख हैं वो सारे भारत से मिले। ओके, तो एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्त, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि खरोष्ठी लिपि की जो लिखने की शैली थी वो कैसी थी? तो ये दोस्त दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि जितने भी अभिलेख थे उसमें दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। ये भी क्वेश्चन बना है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं इनके अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है अशोक के अभिलेख को, तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला था शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा था गुहालेख। ठीक है, गुहालेख मतलब क्या होता है? जो कि गुफाओं में जिसका गुफाओं की दीवारों में अलग अलग जगह पर चित्र बनाया जाता था, उसके बाद से वहाँ पर कुछ लिखा जाता था अलग अलग लिपि में। उसके बाद से यहाँ पर शिलालेख, शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा जाता था। ओके, स्तंभ लेख मतलब कि जो खंबे थे, बड़े बड़े खंबे, ठीक है, चबूतरे, उस पर लिखा जाता था जो लेख, तो उसी को बोलते हैं स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। ओके, अब मैं बात करूँ शिलालेखों की संख्या कितनी मिली है, तो वो 14 शिलालेखों का यहाँ पर वर्णन किया गया है मौर्य काल में। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, तो 7 स्तंभ लेखों की संख्या है। ओके,
तो इसमें से जो स्तंभ लेख है आप लोगों का, जो स्तंभ लेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। स्तंभ लेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर दिया है अशोक के शिलालेखों में, अशोक के शिलालेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम फैनथेलर ने की थी। फैनथेलर ने किस सन में? 1750 ईस्वी में। ओके, उसके बाद से यहाँ पर जो है जब यहाँ पर खोज हो गई थी अशोक के शिलालेखों की 1750 में फैनथेलर के द्वारा, उसके बाद से हमने क्या बताया आप लोगों को, 1837 में, 1837 ईस्वी में जो इस शिलालेख को पढ़ा था, किसने पढ़ा था सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि मतलब अशोक के शिलालेखों की खोज किस विद्वान ने किया था? तो फैनथेलर ने की थी 1750 ईस्वी में। और शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 हैं, 14 हैं शिलालेखों की संख्या। और इन शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो यहाँ पर फैनथेलर ने पढ़ा था। किस ईस्वी में आप लोगों का? एक मिनट, फैनथेलर ने तो खोजा था ना, पढ़ा किसने था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था और फैनथेलर ने इसकी खोज की थी। ओके, उसके बाद से अगर मैं नोट्स यहाँ पर कुछ दिया है इसको पढ़ लेता हूँ। नोट्स में क्या दिया है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो माना जाता है वो रोमिनदेई माना जाता है। रोमिनदेई को सबसे छोटा स्तंभ लेख अशोक का। उसके बाद से अगर मैं सबसे लंबा अभिलेख की बात करूँ तो सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख माना जाता है अशोक का। ये भी क्वेश्चन बना है। उसके बाद से एक अभिलेख है दोस्त जो कि है सार-ए-कुना। सार-ए-कुना जो अभिलेख है, ठीक है, सार-ए-कुना जो अभिलेख है ये इसका जो लिपि है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में ये जो अभिलेख है लिखा गया है। ये अशोक के द्वारा बनाया गया ये अभिलेख था सार-ए-कुना, जो कि ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का थियरी सेक्शन खत्म होता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पर चार्ट, जो कुछ चार्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है इसको देख लेंगे। तो इसमें जो अशोक के द्वारा शिलालेख जो बनाए गए थे, 14 शिलालेख मतलब 14 अभिलेखों का वर्णन है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शिलालेख था, पहला शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है पहले शिलालेख में। उसके बाद से अगर मैं सेकंड शिलालेख की बात करूँ तो इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। मतलब कि इसमें पशु और मनुष्य की दोनों की चिकित्सा हो सकती है। तीसरे शिलालेख में क्या कहा गया है कि इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चौथे शिलालेख की, तो इसमें इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठे शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। उसके बाद से 7वें एवं 8वें शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 7वां और 8वां, इसको ध्यान में रखिएगा। 9वां, इसमें छठी सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें अभिलेख में, 10वें शिलालेख में क्या कहा गया है? तो 10वें शिलालेख में इसमें कहा गया है, इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। और नेक्स्ट जो शिलालेख था 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। उसके बाद से 12वां शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में इसमें ये जो 13वां शिलालेख है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आया हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 13वें शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन कहा गया है। मतलब कि पूछा गया है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ऐसा किसमें कहा गया है, किस शिलालेख में कहा गया है? तो यहाँ पर दोस्त 13वां शिलालेख आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट शिलालेख की बात करूँ तो नेक्स्ट शिलालेख आप लोगों का 14वां शिलालेख, जो कि है दोस्त इसमें वर्णन है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था 14वें शिलालेख में। उसके बाद से अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त फर्स्ट है मंत्री। मंत्री पद जो है किसके लिए था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था, मंत्री पद दिया जाता था। सेकंड है पुरोहित। पुरोहित क्या करता था? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करता था पुरोहित। उसके बाद से सेनापति। सेनापति का जो नियुक्ति था वो किस लिए किया जाता था? सैन्य विभाग का प्रधान इसको माना जाता था। नेक्स्ट युवराज जो पद था, ये राजपुत्र इसको कहा जाता था, मतलब राजा का पुत्र को युवराज कहा जाता था। दौवारिक शब्द जो है ये राजकीय द्वार रक्षक होता था, दौवारिक, जिसको दौवारिक बोलते थे। उसके बाद से अंतर्वेदिक। अंतर्वेदिक किसको बोलते थे? अंतःपुर का अध्यक्ष। अंतःपुर का अध्यक्ष को क्या बोलते थे? अंतर्वेदिक। और समाहर्ता किसको बोलते थे? आय का संग्रह करता, जो आय का संग्रह करता था उसको समाहर्ता बोलते थे। और राजकीय कोष का अध्यक्ष किसको बोलते थे? सन्निधाता को
बोलते थे, ठीक है, उसको सन्निधाता बोलते थे। उसके बाद से कारागार का जो अध्यक्ष होता था उसको प्रशास्ता बोलते थे, कमिश्नर को बोला जाता था पदरेष्टि। उसके बाद से नगर के कोतवाल को बोला जाता था पौर, और प्रमुख न्यायाधीश को बोला जाता था व्यवहारिक। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त, नगर रक्षा का अध्यक्ष किसको बोला जाता था, तो नायक को बोला जाता था। उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष किसको बोला जाता था, कर्मांतिक को बोला जाता था। ओके, उसके बाद से अध्यक्ष जो था वो तो मंत्रिपरिषद था। उसके बाद से सेना का सामान एकत्र करने वाले को दंडपाल बोला जाता था, दुर्ग रक्षक को दुर्गपाल बोला जाता था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करने वाले को अंतपाल बोला जाता था। ठीक है, तो इतने चार्ट थे तो जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो हैं आप लोगों के कि मतलब कि यहाँ पर मौर्य वंश की जो समाप्ति हुई थी वो कैसे हुई थी। तो यहाँ पर दोस्त नंद वंश के विनाश करने का जो चंद्रगुप्त मौर्य ने विनाश किया था तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता से ही प्राप्त की थी, और अपने जो गुरु थे चाणक्य कौटिल्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। लेकिन यहाँ पर दोस्त मौर्य वंश का जो शासनकाल रहा सबसे लंबा रहा यहाँ पर दोस्त, 137 वर्ष तक इन्होंने शासन किया मौर्य काल। ठीक है, मौर्य वंश के जो लोग थे वो 137 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद से भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश के में 10 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे। उसके बाद से अगर मैं वायु पुराण की बात करूं, वायु पुराण के अनुसार जो है इसमें 9 राजा हुए थे। ठीक है, 9 राजा हुए थे, लेकिन अगर भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा इसमें हुए थे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अंतिम शासक जो था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ था। ठीक है, इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, मतलब कि बृहद्रथ की हत्या जो है इसी के सेनापति जो है जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसने इसकी हत्या जो है 185 ईसा पूर्व में कर दी, और मगध पर क्या कर दी, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे मौर्य वंश से रिलेटेड वो सारे मैंने आप लोगों को इस एक वीडियो में जो है कवर करवाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल हैं उसमें शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। ठीक है, और वैसे जो इसके पहले मैंने 4 टॉपिक को कवर किए हैं उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग उन सारे टॉपिक को कवर कर सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।